हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कंसोलिडेशन स्कीम को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कंसोलिडेशन स्कीम के बनने के बाद उसमें कुछ ऑब्जेक्शन है अगर टेन्योर होल्डर को, ठीक है, तो उसको रेज करना होता है विद इन टाइम पीरियड। ठीक है, वो टाइम पीरियड सेक्शन में मेंशन होंगे। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कहीं 15 डेज है तो कहीं 20 डेज है। और उस ऑब्जेक्शन को फिर कंसोलिडेशन ऑफिसर या फिर ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर या फिर सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, उस ऑब्जेक्शन को सेटल करता है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफिसर की अपील सेटलमेंट ऑफिसर सुनता है, ठीक है, विद इन 15 डेज अगर कोई है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो 20 सेक्शन जो 23 था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंसोलिडेशन स्कीम जो है उसको फाइनल कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को सेक्शन 24 से देखना है और चैप्टर 4 से, जो उस कंसोलिडेशन स्कीम को अब इन्फोर्स करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग मतलब अलॉट कर चुके हैं, अब सब हो गया है। अब लास्ट स्टेप है इन्फोर्समेंट करने का। ठीक है, अब सब चीज़ें हो चुकी हैं, जिसको जहाँ चेक देना था, जो भी देना था टेन्योर होल्डर को, जैसा भी सब हो गया है। जो भी ऑब्जेक्शन था सुना जा चुका है, जो भी अपील थी सुनी जा चुकी है। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप है कि उस स्कीम को इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 24 उसी की बात करता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अब टेन्योर होल्डर की कुछ लाइबिलिटी भी हैं, जिसके पास कुछ एडिशन चला जाता है। ठीक है, वो उसके लैंड के एडिशन में, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट हुआ हो, कोई वेल हो, ठीक है, कोई वेल हो या फिर कुछ ट्रीज हो। ठीक, तो अब जिसके पास ये जाएगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पे करे जो इसके पहले वाला टेन्योर होल्डर था। ठीक है, जिसकी वो थी, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 से। ठीक, 24 बात करता है पोजेसन एंड एक्रूवल ऑफ कंपनसेशन फॉर ट्रीज ईटीसी। ठीक है, इसका सबसेक्शन एक क्या कह रहा है? द सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन shall fix the date to be notified in the unit from which the final consolidation scheme shall come into force. On and after the said date, a tenure holder shall be entitled to enter into possession of the plot allotted to him. ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि जो सेटलमेंट ऑफिसर होगा कंसोलिडेशन का, उसके पास ये पावर होगी कि वो एक डेट फिक्स करे। ठीक है, किसके बारे में? किसके बारे में कि और वो नोटिफाई करे उस यूनिट में जहां कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम के बारे में एक डेट इशू करेगा और उसको उस यूनिट में। और टेन्योर होल्डर सेल इन टाइटल टू इन पोजेसन प्लॉट अलॉटेड टू हिम, और उस डेट को टेन्योर होल्डर के पास ये राइट होगा कि उसको जो भी प्लॉट अलॉट किए गए हो वो इंटर कर सकता है, उसका पोजेसन ले सकता है। ठीक, इसका सबसेक्शन 2 बात करता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेसन एवरी टेन्योर होल्डर getting a trees, wells and other improvement existing on the plot allotted to him in pursuance of the enforcement of the final consolidation scheme shall be liable to payment of compensation to the tree, wells and other improvement. ठीक है, in the to be determined in the manner hereinafter provided. ठीक है, ये कह रहा है उस डेट से जब कोई भी टेन्योर होल्डर पोजीशन ले लेता है, ठीक है, अपने लैंड का, और जो उसमें ट्रीज हैं, वेल्स हैं और कोई भी जो अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है अदर, ठीक है, उसका पोजीशन पा जाता है जो उस प्लॉट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी होगी
किसकी, उस टेन्योर होल्डर की एक लायबिलिटी होगी कि वो पेमेंट करे कंपनसेशन का उस ट्री के संबंध में, उस वेल्स के संबंध में, और भी कोई अदर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उस इम्प्रूवमेंट के संबंध में, ठीक है, जो भी फिक्स किया जाए, जो भी बनाई जाए इस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन देना होगा। सेक्शन 24 का सब सेक्शन 2 यही बात करता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 27, ठीक है। ये बात करता है न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड की, ठीक है। सेक्शन 27 बात करता है न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड की। ये कहता है एज सुन एज मे बी आफ्टर द फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम हैज कम इनटू फोर्स, ठीक है। फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम के इन्फोर्स हो जाने पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक, द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन सेल कॉस्ट टू बी प्रिपेयर फॉर ईच विलेज, ठीक है। तो यहाँ किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि वो प्रिपेयर करेगा ईच विलेज, हर एक विलेज का क्या, एक न्यू मैप, ठीक है, फील्ड बुक एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसोलिडेशन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रीज इन मैप एज करेक्टेड अंडर सेक्शन 7, the khasra checkbandi, the annual register prepare under section 10, and the allotment order as final made and issue in accordance with the provision of the act, the provision of Uttar Pradesh Land Revenue 1901, subject to such modification and alteration as may be prescribed, be follow in the preparation of the said map and record, ठीक है। ये कह रहा है कि जो फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम है वो एक बार जब इन्फोर्स में आ जाती है तो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के पास ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो प्रिपेयर करे। जैसे अब समझ लीजिए एक बार जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन हो गया तो आज जो मतलब इसके पहले जो एक टेन्योर होल्डर का कोई भी चेक था तो अब कंसोलिडेशन ऑपरेशन हो गया तो अब उसका नहीं रह गया होगा, अब वो किसी और के पास चला गया होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, तो अगर चेंजेस हुए हैं तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 उसी की बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन वो प्रिपेयर करेगा हर विलेज के लिए एक नया मैप, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन होने के बाद, वहाँ का फील्ड बुक, ठीक है, और उस वहाँ का रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। और वो मैप जो प्रिपेयर करेगा उसको जो सेक्शन 7 में करेक्ट किया गया था उसके हिसाब से करेगा, ठीक है। तो यही सब 27 का सब क्लॉज 1 बात करता है कि ये सब करेक्ट करने की बात किसके ऊपर होती है, वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर के पास, ठीक। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ऑल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रिज्यूम टू बी ट्रू अंटिल द कंट्रेरी इज प्रूफ, ठीक है। जब तक कि अन्यथा उपबंधित न की जाए, ठीक है, जब तक उसको मतलब कुछ और प्रूफ न किया जाए, गलत साबित नहीं किया जाए, कंट्रेरी प्रूफ नहीं किया जाए, तब तक जो सबसेक्शन 1 में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन जो प्रिपेयर करेगा सारे डॉक्यूमेंट, फील्ड बुक, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भी, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि सही है, ठीक है। सबसेक्शन 2 यही बात करता है। सबसेक्शन 3 कहता है आफ्टर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 52 द कलेक्शन सेल इंस्टेड ऑफ मैप, field book and record of right provisionally maintained by him, maintain the map, field book and record of right prepare in accordance with the provision of subsection 1 and the provision of
यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 901 रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ सच मैप फील्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हेल म्यूटिस मेटोंडिस अप्लाई। ठीक ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो भी एक बार नोटिफिकेशन जब सेक्शन 52 में इशू कर दिया जाता है, ठीक है, सेक्शन 52 में फाइनल हो जाता है, तो जो कलेक्टर के पास पहले से मैप फील्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है, थे उसके पास, ठीक है, उस विलेज के संबंध में, ठीक है, तो अब जो मेंटेन किए गए हैं मैप फील्ड बुक और रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है, रिकॉर्ड सबसेक्शन 1 के प्रोविजन के अनुसार, तो उसके जगह वो ले लिए जाएंगे, ठीक है। सबसेक्शन 3 यही बात करता है। अब सेक्शन 28 क्या बात करता है? सेक्शन 28 कहता है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, ठीक। सेक्शन 28 कहता है द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेन्योर होल्डर और द लैंड मैनेजमेंट कमिटी टू होम द चेक और लैंड हैव बीन अलॉटेड अंडर द फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम, ठीक है। टेन्योर होल्डर और लैंड मैनेजमेंट कमेटी जिसको चेक या फिर लैंड जो अलॉट किया गया है फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम में, उसके एप्लीकेशन पे असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर में and where any land has been allotted to the state government shall without any application of the state government within 6 months of the date on which the said scheme has come into force, ठीक है। और जहां स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट किए गए हैं उस नए कंसोलिडेशन स्कीम में, तो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वहां विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द विच सैड स्कीम हैज़ कम इनटू फोर्स, उस स्कीम को मतलब उस कंसोलिडेशन स्कीम के 6 मंथ के मतलब इन्फोर्समेंट की डेट से 6 मंथ हो जाने के पहले, ठीक है, ठीक है, put a tenure holder or the land management committee or the state government as the case may be in actual physical possession of the allotted check or land, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टेन्योर होल्डर को या फिर लैंड मैनेजमेंट कमेटी को या स्टेट गवर्नमेंट को जिसको भी चेक या लैंड अलॉट किया गया है उसको पोजीशन दे दिया जाएगा। एंड फॉर डूइंग सो शैल हैव ऑल द पावर, ठीक है, वो पावर जो होगी वो सिविल कोड की पावर होगी जो वो डिक्री के एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल करता है, ठीक। ठीक है। तो इसका सबसेक्शन 1 यही कहता है कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर अगर जो फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम तैयार की गई है वो टेन्योर होल्डर को दिया गया है या फिर लैंड मैनेजमेंट कमेटी को दी गई है, जो भी चेक या लैंड उसको अलॉट कर उसको पोजीशन देने के लिए अगर वो एप्लीकेशन लगाता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को अगर अलॉट की गई है तो उसको उसको एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंसोलिडेशन स्कीम इन्फोर्स हुई थी उस डेट से 6 मंथ के अंदर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर उन लोग को पोजीशन दे देगा, ठीक है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी को या फिर टेन्योर होल्डर को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जिसको भी वो अलॉट किया गया है चेक या लैंड जो भी, ठीक है। और ये जो वो अलॉट करेगा पोजीशन देगा, ठीक है, वो वही पावर होगा जो एक्सरसाइज किया जाता है बाय सिविल कोड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, तो वो वही पावर होगा, ठीक है। इसका प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट डिलीवरी ऑफ पोजीशन एज एफोरसेड शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ पर्सन from whom the possession is transferred to tend and gather the crop standing on such check or land or part thereof on the date of delivery, unless the consolidation officer decide for reason to be recorded that possession over a crop also shall be delivered, ठीक है। इसका प्रोविजो कहता है लेकिन कोई भी ऐसा लैंड या चेक, ठीक है, जिसका पोजीशन दिया जा रहा है लेकिन अगर उस पर कोई क्रॉप उस टाइम हो, ठीक है, उस चेक पे कोई भी फसल उगाई गई हो, ठीक है, तो उसको पोजीशन देने से ये मतलब नहीं है कि हमने उसका भी पोजीशन दे दिया है। जब तक
असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, ठीक है, वो स्पेसिफिक ना कर दे कि नहीं उसका भी दिया जाता है, ठीक है, आल्सो सेल बी डिलीवर, तब तक, ठीक है। लैंड या चेक दे देने से उसके क्रॉप या जो भी उस उगाए गए हैं उस टाइम पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जो किया है उस पर उसका ही राइट रहेगा जब तक असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर स्पेसिफिक उस पर कह न दे, ठीक है। अब इसका सेकंड प्रोविजो कहता है द पर्सन टेंडिंग एंड गैदरिंग द स्टैंडिंग क्रॉप in accordance with the first proviso shall be liable to pay to the person who have been allotted the check or land compensation for the use of the land and such rate and such manner as may be prescribed। ये कह रहा है कि लेकिन अगर वो क्रॉप्स जो है अगर वो दे दिए जाते हैं तो जो भी उसको मतलब जो इसके पहले रहा होगा टेन्योर होल्डर जो उस क्रॉप को ठीक है किया होगा, जो उसको उसके लिए काम किया होगा, तो उसको एक कंपनसेशन देना होगा उस टेन्योर होल्डर को जो उसका यूज़ कर रहा है, ठीक। अब इसका सबसेक्शन 2 कहता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट on which the tenure holder or land management committee or the state government become entitled to enter into possession in the check or land allotted whether before or after the coming into force of the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act 1962 or on the expiry of the 6th month from the date of the coming into force of that act, whichever is later, the tenure holder or the land management committee or the state government as the case may be shall unless possession has been obtained earlier be deemed to have been entered into actual possession of the allotted check or land, ठीक है। ये सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर जो भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी है या फिर टेन्योर होल्डर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको वो प्रोविजनल जिसको कंसोलिडेशन स्कीम जो इन्फोर्स हुआ था उससे 6 मंथ के अंदर उसको पोजीशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो 6 मंथ एक्सपायर हो जाने पे, ठीक है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो लोग को पोजीशन मिल चुका है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है आफ्टर 6 मंथ, ठीक। सबसेक्शन 2 यही बात करता है कि अगर वो विद इन 6 मंथ पोजीशन नहीं दिया जाता तो वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो लोग को पोजीशन मिल गया है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक। प्रोविजो कहता है द फैक्ट दैट ए टेन्योर होल्डर और लैंड मैनेजमेंट कमिटी और द स्टेट गवर्नमेंट हैज दस इंटर इनटू पोजीशन शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम पोजीशन इज डीम्ड टू हैव बीन ट्रांसफर टू टेंड एंड गेदर द क्रॉप स्टैंडिंग ऑन द चेक। वही बात करता है, ठीक है, वही बात कर रहा है कि जैसे अगर ये प्रिज्यूम कर लिए जाने से कि ये लोग को टेन्योर होल्डर को लैंड मैनेजमेंट कमेटी को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को वो चेक या फिर वो लैंड ट्रांसफ़र कर दी गई है, ये प्रिज्यूम अगर कर भी लिया जाए तो उस पर अगर कोई भी क्रॉप्स अगर उगाए गए हैं, ठीक है, गेदर किए गए हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन 29 क्या बात करता है, कंपनसेशन की, ठीक है। सेक्शन 29 कहता है वेयर पोजेसन ओवर स्टैंडिंग क्रॉप आल्सो इज डिलीवर अंडर सेक्शन 28, ठीक है, जहां 28 में किसी भी लैंड के ऊपर जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो भी डिलीवर कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसका भी पोजेसन दे दिया जाता है। The assistant consolidation officer shall determine in the manner prescribed the compensation payable in respect of such crop by the tenure holder put in possession, ठीक है। तब ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि जो क्रॉप्स भी डिलीवर किए गए हैं पोजीशन के साथ साथ उसका कंपनसेशन उस टेन्योर होल्डर को कितना दिया जाए और जो टेन्योर होल्डर लिया है वो कितना दे, ठीक है। इसका 1A कहता है एनी पर्सन एग्रीव बाय द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, और जो भी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर सेक्शन 1 में ऑर्डर देता है कंपनसेशन का, उससे जो पार्टी एग्रीव है वो 15 दिन के अंदर उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकती है कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास, ठीक है।
और उस कंसोलिडेशन ऑफिसर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ठीक, तो सेक्शन 29 कंपनसेशन की बात करता है। ये कह रहा है कि एक बार जैसे कोई भी लैंड या फिर चेक का पोजीशन दिया गया है सेक्शन 28 में, और उसके साथ अगर उस पर कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसका भी पोजीशन दे दिया जाता है, तो ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि पुराने टेन्योर होल्डर को नया टेन्योर होल्डर कितना कंपनसेट करेगा उस क्रॉप्स के संबंध में। ठीक, लेकिन हाँ, अगर उस असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है उससे जो पार्टी एग्रीव है, ठीक है, तो वो अपील फाइल कर सकती है कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास विद इन 15 डेज, उस ऑर्डर के 15 दिन के अंदर। और इस कंसोलिडेशन ऑफिसर जो ऑर्डर देगा ये वो फाइनल होगा, इसके खिलाफ फर्दर अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 29 यही बात करता है। अब हम लोग 29A देखते हैं जो रिकवरी ऑफ कंपनसेशन की बात करता है। ये कहता है वेयर टेन्योर होल्डर फ्रॉम होम द कंपनसेशन इज रिकवरेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ये कहता है कि वो टेन्योर होल्डर फ्रॉम होम कंपनसेशन जिसके द्वारा, ठीक है, कंपनसेशन रिकवर किया जाना है, ठीक है, जिसको कंपनसेशन रिकवर करना है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, ठीक है, और वो फेल कर जाता है कंपनसेशन पे करने में, ठीक है, विद इन पीरियड, जो भी पीरियड स्पेसिफाई किए गए हों उसके अंदर वो टेन्योर होल्डर कंपनसेशन पे नहीं कर पाता या फेल कर जाता है। ठीक है, द पर्सन इंटाइटल टू रिसीव इट, तो जो पर्सन इंटाइटल्ड होगा वो कंपनसेशन रिसीव करने के लिए पाने का हकदार होगा, ठीक है, तो वो इन एडिशन टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी open to him apply to the collector within such time as may be prescribed to recover the amount due on him before behalf of if where area of land revenue payable to the government। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे टेन्योर होल्डर है जिसको लैंड के साथ जो एडिशन में क्रॉप्स हैं या फिर ट्रीज हैं मिल गए हो, ठीक है, और उसको कंपनसेशन देना है और वो फेल कर जाता है बिना किसी कारण के, ठीक है, तो जो टेन्योर होल्डर उस कंपनसेशन पाने का अधिकार है वो बजाय किसी और मैनर में कंपनसेशन लेने के वो कलेक्टर के पास एप्लीकेशन लगा सकता है कि आप उससे कंपनसेशन दिलवाइए, जैसे उस मैनर में जिस मैनर में एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है, उससे तो कलेक्टर उस मैनर में कंपनसेशन उससे ले सकता है। ठीक, इसका सबसेक्शन 2 कहता है where any compensation payable under this act is not paid whether in whole or in part within 3 months of the date of obtaining possession under section 24 or section 28 as the case may be। ठीक है, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जहां कंपनसेशन सेक्शन 24 या 28 में पे करना था और 3 मंथ मतलब 3 महीने हो गए हैं और कंपनसेशन पे नहीं किया गया है, ठीक है, तो वहां से वो इंटरेस्ट लगने लगेगा उस कंपनसेशन पे, और वो इंटरेस्ट कितना लगेगा 6% पर एनम। ठीक है, सबसेक्शन 2 यही बात करता है। अब 29 ए एक क्या बात करता है, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, इसका सबसेक्शन 1 कहता है वेयर एज ए रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द पब्लिक पर्पस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8A द एरियर ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग ऑफ टेन्योर होल्डर इज रिड्यूस। ठीक है, जहां पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जा चुका है, ठीक है, और ओरिजिनल होल्डिंग जो था टेन्योर होल्डर का वो कम हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से कम हो गया है, द लैंड रेवेन्यू पेबल फॉर द होल्डिंग शैल बी रिड्यूस बाय द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर इन द सेम प्रपोर्शन एज द एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन बियर द ओरिजिनल टोटल एरिया ऑफ द होल्डिंग। तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो होगा वो लैंड रेवेन्यू जो होगा उसके जो वो कंट्रीब्यूट किया रहेगा उसके हिसाब से वो कम कर सकता है। एंड द रिड्यूस लैंड रेवेन्यू शैल बी शो इन द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम, और जो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बनाई गई थी उसमें वो जो लैंड रेवेन्यू रिड्यूस किया जाएगा उसको भी दर्शाया जाएगा कि इतना कम किया गया है। ठीक है,
इसका सबसेक्शन 2 कहता है ए टेन्योर होल्डर एग्रीव्ड बाय द रिडक्शन मेड अंडर सबसेक्शन 1 में विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम फाइल एन ऑब्जेक्शन बिफोर असिस्टेंट। और कोई भी टेन्योर होल्डर जो वो रिडक्शन किया गया है, किसमें रिडक्शन, ये लैंड रेवेन्यू में जो रिडक्शन किया गया है उससे वो असंतुष्ट है जो सबसेक्शन 1 में किया गया है, तो वो 15 दिन के अंदर कंसोलिडेशन ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास या फिर कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास उसकी अपील फाइल कर सकता है। ठीक। अब 29B कहता है कंपनसेशन फॉर लैंड कंट्रीब्यूटेड बाय द टेन्योर होल्डर फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक। ये कहता है एवरी टेन्योर होल्डर any part of whose holding has been contributed for public purposes under this act shall be paid for the land so contributed compensation equal to, ठीक है, in the case of land of a भूमिदार with transferable right 4 times, अगर वो भूमिदार with transferable right का था तो उस लैंड का 4 टाइम कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है। और नॉन ट्रांसफरेबल राइट का था तो उस लैंड का 2 टाइम जितना होगा रेवेन्यू उसको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक। इन द केस ऑफ ट्री वेल एंड अदर इंप्रूवमेंट फेलिंग विद इन द लैंड सो कंट्रीब्यूटेड। ठीक है। अगर वो जो कंट्रीब्यूट किया गया है उस लैंड में कोई भी ट्री वेल्स या फिर कोई अदर इंप्रूवमेंट था तो वो कंपनसेशन डिटरमाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19। ठीक है। जो सेक्शन 19 में दिए गए हैं प्रोविजन उसके हिसाब से कंपनसेशन तब डिटरमाइन किए जाएंगे। फिर इसका सबसेक्शन 2 कहता है द कंपनसेशन पेबल टू टेन्योर होल्डर सेल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अंडर दिस एक्ट इफ एनी पेड टू हिम इन ए कैश। ठीक है। ठीक है। जो ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है उसको एडजस्ट करने के बाद जो भी कंपनसेशन का जो पैसा बचता है उस टेन्योर होल्डर को इन कैश दे दिया जाएगा। ठीक है। इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर एनी लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंपनसेशन इज पेड अंडर सबसेक्शन 1 इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ आसामी। ठीक है। आसमी के पास अगर ऑक्यूपेशन है उसका, ठीक है, देयर शैल बी पेड बाय द, तो उसी को दे दिया जाएगा कंपनसेशन आउट ऑफ द कंपनसेशन पेबल टू द भूमिधार विद ट्रांसफरेबल राइट। ठीक है। और जो भी चार्ज लगाए जाएंगे अगर नॉन ट्रांसफरेबल का है तो 5% कंपनसेशन दे दिया जाएगा। ठीक है उसको। अब 29C है जिसको हम लोग ये कहता है वेस्टिंग ऑफ लैंड कंट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है।